फ्रेंड्स, वेलकम टू जैरिन क्लासेस। आज मैं अभी एक केस से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ रही थी, तो उसमें मुझे एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई। तो मुझे लगा क्यों ना मैं ये चीज़ आप लोगों को भी बता दूं। और क्योंकि बहुत सारे स्टेट के जुडिशियरी के एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ गए हैं, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, तो रिवीजन में भी आप लोगों के काम आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, सीपीसी का ऑर्डर नंबर 33 सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन, ये तो सब लोगों को पता होगा। तो सूट बाय इंडिजेंट पर्सन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। तो उसमें जो रूल 5 है ना, वो बात करता है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन का। अगर सूट एप्लीकेशन फाइल हो रहा है, कोई इंडिजेंट पर्सन कर रहा है, तो उसका एप्लीकेशन का रिजेक्शन कब हो सकता है और किस किस ग्राउंड में हो सकता है। तो जो ग्राउंड्स है वो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में क्विक सा रिवीजन के तौर पे बता देती हूँ। तो रूल 5 है हमारा, जो कि ऑर्डर 33 का है, वो डिस्कस करता है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसका? इंडिजेंट पर्सन जब कोर्ट में अप्लाई करता है, तो उसका एप्लीकेशन कौन कौन से ग्राउंड में रिजेक्ट हो सकता है। तो ये तो याद रखिए कि ये रूल 5 में मेंशन है, ठीक है। तो रूल 5 में सबसे पहला जो ग्राउंड है वो ये है कि जब जो एप्लीकेशन है वो नॉट फ्रेम्ड एंड प्रेजेंटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 2 एंड 3। रूल 2 और 3 जो है वो प्रोसीड्योर बताता है फॉर इंस्टीट्यूटिंग प्रॉपर जो प्रॉपर द्वारा सूट होता है उसको फाइल करने का ग्राउंड्स बताता है। तो हम लोगों को रूल 2 और 3 अगर फॉलो नहीं किया गया है, तो उस केस में जो एप्लीकेशन है सूट का इंडिजेंट पर्सन द्वारा, वो रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहला ग्राउंड यही हुआ रूल 5 का। उसके बाद आता है जहाँ पे एप्लीकेंट ही इंडिजेंट पर्सन अगर ना हो, तो कोई स्टैंड बाय नहीं करेगा इसमें। तो स्टैंड होने का ज़रूरत ही मतलब खत्म ही हो जाता है, तो इंडिजेंट पर्सन ही नहीं है, तो वो ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आता है कि अगर सपोज इंडिजेंट पर्सन क्या करता है, इस तरह की चालाकी अगर कोई करता है कि सूट दाखिल करने से 2 महीने पहले अगर वो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को डिस्पोज ऑफ कर देता है फ्रॉड्यूलेंटली इन ऑर्डर टू बी एबल टू अप्लाई फॉर परमिशन टू सू एज इंडिजेंट पर्सन, तो भी उस ग्राउंड में जो है उसका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। ये तीसरा ग्राउंड हुआ। चौथा ग्राउंड ये है, उसी का प्रोविजो है। थर्ड का प्रोविजो क्या है ग्राउंड, कि अगर वैसा प्रॉपर्टी अगर जिसको उसने सेल कर भी दिया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया है, उस प्रॉपर्टी को अगर कंसिडरेशन में लेने के बाद भी ये जस्टिफाई हो जाता है कि जो वो इंडिजेंट पर्सन ही है, तो फिर उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसको अलाउ करना होगा। No application shall be rejected if, even after the value of the property disposed of by the applicant is taken into account by the court, he would be entitled to sue as indigent person. Clear? उसके बाद आता है फोर्थ नंबर कि वेर हिज एलिगेशंस डू नॉट शो अ कॉज ऑफ एक्शन। उसके उसमें जो भी एलिगेशन उसमें एप्लीकेशन में लिखा, उसमें कोई भी शो मतलब कोई किसी तरह का कॉज ऑफ एक्शन शो ही नहीं हो रहा है, तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा कोर्ट द्वारा। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, देखिए, अगर कोई पर्सन के साथ वो इंडिजेंट पर्सन जो है इन एग्रीमेंट में आता है with reference to the subject matter of the proposed suit under which any other person has obtained an interest in the subject matter, किसी दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट में आता है और वो दूसरा पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड है इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, देन ऑल्सो दिस एप्लीकेशन वुड बी लायबल टू बी कैंसल्ड बाय द कोर्ट। क्लियर? तो एग्रीमेंट करके चालाकी किसी तरह का नहीं करना है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। 6 नंबर आता है जहां पे जो एलिगेशंस है मेड बाय द एप्लीकेंट इन द एप्लीकेशन शो दैट द सूट, जो सूट होगा, वुड बी बार्ड बाय लॉ, एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, वो बार्ड बाय लॉ है, वो सूट में वो ऐसा अलाउ ही नहीं होगा। तो वो भी एक ग्राउंड है रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन बाय इंडिजेंट पर्सन। क्लियर? और लास्टली आता है वेर एनी अदर पर्सन हैज एग्रीड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ हिम टू फिनेंस द लिटिगेशन। लिटिगेशन को फिनेंस करने के लिए कोई अगर एग्रीमेंट में आया है, सपोज वो इंडिजेंट के तौर पर तो वो कर रहा है, लेकिन वो उस सूट को इंडिजेंट पर्सन की तरह करने के लिए किसी और के साथ एग्रीमेंट में एंटर हुआ है जो कि उसको पैसे देते रहेगा, ठीक है, विथ हिम टू फिनेंस द लिटिगेशन, तो भी इस ग्राउंड में जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इंडिजेंट पर्सन विल बी रिजेक्टेड। तो ये कहाँ पे आता है? ऑर्डर 33 रूल 5, जहाँ पे ग्राउंड्स बताए गए हैं रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द इंडिजेंट पर्सन। क्लियर? आई होप आज के इस छोटे से वीडियो से आपको ये तो याद हो जाएगा कि सीपीसी ऑर्डर 33 बात करता है सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, और उसके जो ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन है वो है हमारा रूल 5। वैसे मैं आप लोगों को, अगर आप लोग चाहते हैं तो देख लीजिएगा, रूल 10 बात करता है कि अगर वो सक्सीड हो जाए, ठीक है,
अगर प्रोसीड्योर आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, सपोज ट्रायल चलता गया और उसके बाद अगर कंक्लूजन में जो इंडिजेंट पर्सन है वो सक्सीड हो जाएगा, तो वो उसका रूल कहाँ पे है, रूल 10 बात करता है कि अगर सक्सीड हो जाए तो गवर्नमेंट विल बी द फर्स्ट पार्टी टू चार्ज, जो कि उसको सारा अमाउंट वगैरह कॉस्ट वगैरह है जो उसको वसूल करके देगा, ठीक है। ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट सच कॉस्ट एंड द गवर्नमेंट शैल हैव फर्स्ट चार्ज ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, ये रूल 10 बताता है। रूल 11 और रूल 11A बात करता है जब कंक्लूजन ऑफ ट्रायल हो गया, और रूल 10 तो बात कर दिया अगर वो सक्सीड कर गया, अगर ही इफ ही फेल्स देन क्या होगा, उसको कोर्ट शैल ऑर्डर हिम टू पे द कोर्ट फीस एंड कॉस्ट, ठीक है, वो सभी चीज उसको पेमेंट करना होगा, वो है रूल 11, रूल 11A। और रूल 14 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो बात करता है when an order is made under rule 10, 11 and 11A, the court shall forward a copy of that decree to collector, कलेक्टर को फॉरवर्ड करेगा उस डिक्री को, और वो कलेक्टर जो है उससे क्या करेगा, who may recover the court fees from the person or his property as arrears of land revenue, ध्यान रखिएगा as arrears of land revenue, ये रूल 14 बताता है, जो कि रियलाइजेशन ऑफ कोर्ट फीस एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे ऑर्डर 33 के, जो कि आप लोगों को जानना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी कुछ रूल्स है, अगर आप लोगों को जानना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगी, समझा भी दूंगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।